प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम एक क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल माह से ही सरकार के दिशा निर्देशानुसार, आदेश के अनुसार ई क्लास के माध्यम से आपकी कक्षाओं के संचालित होने की बात कही गई। विद्यालय परिवार ने इस आदेश का पालन करते हुए अधिक से अधिक वीडियोज आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजने का कार्य किया। अब चूंकि ये नए ऊर्जा के साथ पुनः हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सिविक्स नागरिक शास्त्र, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत जिन पाठों का, जिन चैप्टर्स का अध्ययन हमने किया है, उसकी चर्चा जब तक नहीं पुनः आपको रिवाइज्ड हो जाए, तब तक अगले टॉपिक से पहुंचना थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है। वैसे तो समस्त चीज़ें वीडियो में पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन पुनः मैं उसे एक रिव्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत पहला पाठ जो आपने पढ़ा है, शीत युद्ध का दौर। मैं इसी की थोड़ी सी चर्चा एक सामान्य रूप में करूं। शीत युद्ध क्या है और उसका दौर क्या था, बहुत शार्ट में आपको पहुंचाऊंगा। मैं अगले टॉपिक्स में नए चैप्टर पे चलना है, इसलिए 3 चैप्टर जो पूर्व में अध्ययन किया हूं उसी को थोड़ी थोड़ी बातों से आपको जोड़ना चाहता हूं। प्रिय बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो 1945 में समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बट गया। अर्थात देश के अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग दोनों ध्रुवों में अलग अलग अटैच होने लगे। जो 2 ध्रुव बना, उसमें एक था संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्रुव और एक था सोवियत संघ रूस का ध्रुव। ये दोनों देशों ने एक तरह से पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। उधर सोवियत संघ रूस चाहता था कि हमारे साथ लोग अटैच हों, बहुत सारे देश हमारी नीतियों का पालन करें, बहुत सारे देश हमसे सहायता लें, हमसे सैनिक सहयोग लें और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक यही परिस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की भी थी। तो जो 2 ध्रुव बने, उसमें से एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका और एक ध्रुव सोवियत संघ रूस बना। ये दोनों ध्रुवों की जो स्थिति थी, एक इसमें से फर्स्ट जो शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ, इन्हीं के कारण स्टार्ट हुआ, तो एक हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक जो ध्रुव हुआ वह हो गया सोवियत संघ रूस।
सोवियत संघ के नाम से वैसे जाना जाता है। तो अब सोवियत संघ एक तरह से रूस को भी लोग कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला देश था। वैसे सोवियत संघ बहुत सारे देशों का वो रहा। तो जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे, वह शीत युद्ध करते थे। शीत युद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि ठंडी के समय में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। ऐसी स्थिति जब लोगों को महसूस हो कि युद्ध होने वाला है, चाहे युद्ध हो सकता है लेकिन युद्ध न हो, उसे कहते हैं शीत युद्ध। बातों से, वाक युद्ध, परिस्थितियों से आपके खिलाफ किसी कार्य को करने का, लेकिन लड़ाई, सैनिकों की लड़ाई न हो, बम न फेंके जाएं, तो ऐसे युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। और इस शीत युद्ध का जो दौर चला उसकी बृहद चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इन दो देशों ने शीत युद्ध में के दौरान जो लगभग 45 से लेकर 1991 तक चला, यह दौर जब तक चला जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाने के पश्चात, अर्थात टूट जाने के, बहुत सारे देश उससे विरत हो गए। ये चर्चाएं पहले भी मैंने वीडियोज में किया है, तो टूटने के कारण भी चर्चा किया हूँ। लेकिन जब टूटे तो वह देश कमज़ोर हो गया, और जो पूरा विश्व कि जो लोग सोवियत संघ रूस के साथ अपने को अटैच किए थे, उनको लगा कि हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती, तो लोग, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए। बहुत सारे देश ने अमेरिका की तरफ अपना झुकाव कर लिया, और इन विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से एक तरह से दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। दूसरा जो चैप्टर से, जिसे हम द्विध्रुवीयता का अंत भी कहते हैं, अर्थात दूसरा द्विध्रुवीयता का अंत, एक तरह से ये कार्य 1991 के बाद हुआ। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, टूट गया, तो पूरा देश एक तरह से कह लीजिए कि एक ध्रुवीय होने की ओर दिखने लगा। अर्थात पूरे विश्व पर जो शक्तिशाली देश माना जाता था, वह लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को मानने लगे। लेकिन इस ध्रुवीयता का अंत क्यों हुआ? क्योंकि जो मजबूती सोवियत संघ के पास थी, लोग उससे अपेक्षा करते थे सैनिक सहयोग की, आर्थिक सहयोग की, अपने सुरक्षा की, वह विघटन के बाद उसके पास नहीं रही। तो देशों ने अपना रुख या तो स्वतंत्रता की ओर कर ली कि हम स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे, हमारी इच्छा होगी तो हम करेंगे या नहीं करेंगे, और कुछ अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सहयोग किया। इस बीच जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे 9 स्वतंत्र देश थे जिसमें भारत ने प्रतिनिधित्व किया, और एक गुट निरपेक्षता का एक संगठन बनाया, और उसमें 5 देशों से स्टार्ट होने वाला वो संगठन आज बहुत सारे देशों में। तीसरा भी रूप था, लेकिन इतना प्रभावी नहीं था जो 2 ध्रुवों पर तीसरे ध्रुव के रूप में कार्य कर सके। इस आधार पर गुट निरपेक्ष भी तीसरे रूप में रहा, लेकिन वह इतना प्रभावी नहीं रहा। उससे जुड़े हुए लोग थे, अर्थात उसमें वे लोग थे जो अमेरिका को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे और सोवियत संघ की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो उसमें भारत था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन भी हुआ था, और उसके बाद से वे देश अपनी स्वतंत्रता की बात करते थे। लेकिन द्विध्रुवता की समाप्ति हो गई जब वो रसिया का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। लेकिन इस विघटन के बाद इस पूरे विश्व में जो तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष जो गुट था, आप बताइए कि क्या उनमें भी यदि कोई शक्ति ऐसी आई होती जो अमेरिका का मुकाबला कर सकता था, तो शायद पुनः दूसरा जो तीसरा ध्रुव था होने की स्थिति में था, जो प्रभावशाली होने की स्थिति में था, वहाँ लोग आ सकते थे, जुड़ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं रहा, और ऐसी परिस्थिति में एक तरह से द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, समाप्त हो गया, और एक ध्रुवीय देश हो गया। और तीसरा जो टॉपिक इसके चैप्टर का, तीसरा जो चैप्टर था वो अमेरिकी वर्चस्व था।
समकालीन अमेरिकी वर्चस्व जिसका नाम है। तो अमेरिकी जो वर्चस्व था वो क्या था, मैं उसकी बात करूंगा। अमेरिकी वर्चस्व वास्तव में दो ध्रुवीयता का अंत होने के बाद पूरे एक तरह से विश्व पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। वह शक्तिशाली सैनिक रूप में, वह शक्तिशाली शिक्षा के रूप में, वह शक्तिशाली सांस्कृतिक रूप में, वह शक्तिशाली व्यवस्थाओं के रूप में। तो जो शक्तिशाली रहेगा उसका तो वर्चस्व चाहे आज भी रहता है चाहे पहले भी रहा है। शक्तिशाली होना, अपने आप को दुरुस्त करना, प्रभावशाली होना, यह वर्चस्व की बात करता है। अर्थात पूरे विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश रहा जो अन्य देशों को अकेले सहयोग करने लगा। और ये वर्चस्व स्टार्ट कहाँ हुआ? जब ये चल रहा था सहयोग तो करता था, लेकिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि अमेरिका का वर्चस्व, जब उसने खाड़ी युद्ध किया, इराक पर हमला किया और विजयी घोषित अपने आप को किया, और उस स्थिति में बहुत सारे देशों ने विरोध करने के बावजूद भी वह एक तरह से उस पर कब्जा किया और विश्व के देशों पर एक प्रभाव डाला कि जो लोग हमारी खिलाफत करेंगे, जो लोग हमारी बात नहीं मानने का करेंगे, उस पर हम हमला कर सकते हैं, सैनिकों को भेज के वहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। तो खाड़ी युद्ध जैसे एकाध और देशों पर प्रभावी कदम उठाने के बाद अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, और अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ता गया। खैर, बढ़ते बढ़ते आज की परिस्थितियां वर्तमान में कुछ ऐसी हैं जो उसके वर्चस्व को कम कर रही हैं। उसी की चर्चा हम आने वाले अगले क्लास में करेंगे। लेकिन उस वर्चस्व को कम करना निश्चित तौर से उस व्यवस्था पर उससे मुकाबला करने के बराबर है, और वह मुकाबला वही व्यक्ति कर सकता है जिसको लोगों को लगे, देश के अध्यक्षों को लगे कि यह देश हमारी सुरक्षा कर सकता है। अब ऐसा न हो कि हम आपके साथ एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ें और पूरा वो अमेरिका फिर हमसे कब्जा कर ले, लड़ाई कर ले। इस व्यवस्थाओं में हम आगे की चर्चाएं अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। प्रिय बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं, पूर्व के जो वीडियोज आपके क्लास में भेजे गए हैं उसको पढ़ें, नोट्स बनाएं और किताबों का अध्ययन करें। शेष अगली मुलाकात होने पर धन्यवाद।